पिता शिक्षक थे, बेटे में पढ़ने की लगन थी। दोस्त से एक दिन शर्त लगती है और फिर वो अफसर बन जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त विश्व भूषण मिश्रा जी हैं, जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ हैं, यानी कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी। बड़ा इंटरेस्टिंग है आपकी पूरा सफ़र अगर देखें तो। क्या था वो पल जब दोस्त से शर्त लगती है, फिर आप अफसर बन जाते हैं? भैया ये बहुत ही एक मतलब मुझे बड़ी सामान्य सी घटना लगती थी। इधर थोड़ा चर्चा में आई तो आप लोगों ने कहा कि बड़ा विशिष्ट हो गया। जब मैं अध्ययन करता था, जो कि बचपन से ग्रामीण क्षेत्र के हैं जहाँ जन्म हुआ था, वहाँ बिजली भी नहीं थी बिल्कुल। वो ईंट गांव नाम का एक गांव का स्थान था, मिल्कीपुर एक स्थान पड़ता है अयोध्या में, अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चित रहा। तो वहाँ जन्म हुआ था। पिताजी वहीं एक इंटर कॉलेज है, विद्याबंधन इंटर कॉलेज, वहाँ अध्यापक हुआ करते थे। तो अध्यापक पुत्र थे, बचपन से पठन पाठन और घर में पढ़ने लिखने का माहौल था। दुर्भाग्य यह रहा कि जब मैं कक्षा 8वीं में था, पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद का जो समय था वो बहुत बिखराव का होता है। एक ऐसा परिवार जिसमें पिता ना हो, आर्थिक संकट भी आप जानते हैं कि अध्यापक का उस समय जो वेतन होता था उसके अनुसार कैसी चीज़ें रहेंगी। तो वहाँ से निकलकर जब विश्वविद्यालय तक पहुँचे तो तमाम अच्छे बुरे अनुभवों को लेते हुए उस समय जो हम लोगों के समक्ष दिखता था, सबसे शीघ्र जो व्यक्ति का मैं देखता था कि एक स्तर परिवर्तन होता है आदमी। हमारे छात्र नेता लोग होते थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, वो अचानक उनका समय बदल जाता था। तो लगता था ऐसा ही कुछ करते हैं, चुनाव लड़ेंगे, बाद में विश्वविद्यालय का जो माहौल था ठेके लेंगे, ये होगा वो आसान रास्ता था। फिर लगा कि एलएलबी करने लग गए, बीच में छात्र संघ के चुनाव बंद हुए तो एलएलबी किया। मैंने कहा वकील बनेंगे, फिर वकीलों की राजनीति करेंगे। इसके बीच में दोस्तों से शर्त लगी, क्योंकि बचपन से पढ़ने में रुचि थी तो लगता था परीक्षाएं बहुत कठिन नहीं होती हैं, देने पर निकलता है। तो मेरे साथी कुछ थे, वो यूपीएससी की तैयारी करते थे, वो लोग गंभीर थे। और जो एलएलबी का हम लोगों का वाइवा हुआ उसमें एक जज साहब आए थे, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, उसका उत्तर देने में मैं सफल रहा, क्योंकि पिताजी ने एक उनका संस्कार था कि चाहे जो हो जाए नकल नहीं करना है, तो परीक्षा में पढ़कर देता था। तो उसका परिणाम था कि जज साहब प्रसन्न हुए। उनका क्या करोगे? मैंने कहा सर बार में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो यूपीएससी देना चाहिए, क्या देना चाहिए। मैंने कहा सर आप सोच रहे हैं, धन्यवाद। तो बाहर निकल कर जब आए तो दोस्तों के साथ वो अंतिम वाइवा के बाद वाली एक होता है पार्टी, तो तुम्हारा वाइवा अच्छा हुआ है। तो वहाँ बैठे थे, हमारे 2-3 मित्र थे, उन्होंने बात की तो मेरे मुंह से निकल गया ऐसे ही कि कोई परीक्षा इतनी कठिन में नहीं होती, वो तो दिया जाएगा, निकलेगा। तो उनको बुरा लग गया थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि भाई इतना आसान भी नहीं होता आईएएस प्रीलिम्स निकालना, तुम अच्छा केवल प्रीलिम्स निकाल दो। ये बात थी उस समय 3 जनवरी 2008 की। और उस शर्त के बाद वास्तव में 27 दिसंबर 2007 की बात थी जिस दिन शर्त लगी थी। 3 जनवरी 2008 को फार्म आ गया। फार्म आया तो उन्हीं में से किसी ने फार्म भी खरीद दिया, फार्म भर भी गया। उस समय डाकखाने में लाइन लगा के फार्म लेना पड़ता था। तो मुझे आज भी याद है, पहला फार्म खरीदने में नहीं गया था। तो महादेव की योजना ऐसी बनती है कि ये जनवरी का समय था, फरवरी आते आते मुझे जॉन्डिस हो गया, मैं बेड रेस्ट पर आ गया। फिर आप जब बिस्तर पर पड़े हुए हैं तो करेंगे क्या, कुछ समय बाद आप पढ़ेंगे। पढ़ाई उसी के बीच में कुछ होती चली गई, फिर कुछ नोट्स मिल गए, कुछ और चीज़ें हो गई। और उस वर्ष का जो आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था 18 मई 2008 को हुआ था, नेगेटिव मार्किंग वाला उसके एक साल पहले से शुरू हुआ था। तो वहाँ जब परीक्षा दे कर आए लोगों ने अपने अपने मिलाए जो पेपर होता है, तो भी डाउटफुल था क्या है, इधर जाएगा उधर जाएगा, कितना सही है। दूसरे मेरा विषय लॉ था, तो लॉ आमतौर पर लोग प्रीलिम्स में नहीं लेते। लेकिन 2 महीने बाद जब परिणाम आया तो मतलब विद फ्लाइंग कलर्स मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बाकी लोगों का नहीं हुआ था। तो मुझे आज भी याद है कि 2008 में उस समय ये भी सोच रहे थे कि मेंस देना है कि नहीं देना है, क्योंकि शर्त तो केवल प्रीलिम्स की लगी थी। तो उस 2 महीने में तय हुआ कि अच्छा क्या विषय लेना है क्या नहीं लेना है। फिर ऐसे ही दूसरा विषय भर दिया गया। मेंस भी उस साल वैसे ही दिया, बीच में बिना पढ़े, लेकिन फिर वो भगवान आगे तक लेकर चले गए। तो लगता है कि आपकी नियति जो होती है, महादेव योजना बनाते हैं, फिर आप वो प्री मेंस के चक्कर में एक बार फंस जाते हैं तो इतना आकर्षण तो कम से कम सिविल सेवा परीक्षा में है ही है कि वो आपको रोक लेती है। फिर वो उधर भी जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी उसमें भी सिलेक्शन हुआ, एलाइड सर्विसेज मिली। पीसीएस का पहले अटेम्प्ट में ही यहाँ पर हो गया था, मैं 3rd रैंक आ गई थी यूपी पीसीएस में। तो ये जो आप पूरा एक कहते हैं ना अधिकारी बनने तक का या लोक सेवा में आने तक का जो अनुभव था, थोड़ा ये एक रोमांटिक कहानी सी हो जाता है लोगों से बताने के लिए। आपने कहा कि माँ को बताया आपने कि आपका बेटा डिप्टी कलेक्टर बन गया है। माँ ने कहा कुछ बड़ा बनना तो बताना। वो पल कितना भावुक करता है आपको आज? यह इसलिए महत्वपूर्ण था कि अब अगर मैं 12-13 साल पीछे घूमता हूँ तब उस पल का अनुभव या उसका जो अनुभूति थी ना, वो अब महसूस होती है कि कितनी विशेष थी। संयोग से जिस दिन हमारा जिस नौकरी में मैं काम कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, इससे पहले मेरा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो था वो रिजल्ट आ चुका था, उसमें मुझे इंडियन डिफेंस अकाउंट्स अलाट हुआ था।
पार्लियामेंट्री सर्विस होती है उसमें रिजल्ट आ चुका था, वहाँ अलॉट हो चुका था, एक जुडिशल सर्विस में सिलेक्शन हो चुका था, पीसीयूज में कई सारे हो चुके थे। तो आजीविका के रूप में मुझे मेरे 13 सिलेक्शन कुल हुए थे उस समय। तो 13 में से लगभग 9-10 के रिजल्ट आ चुके थे। तो माता जी को बताता था, उनको लगता था ऐसा ठीक कुछ कर रहा होगा। बड़े भैया मेरे थे, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे दिल्ली में, तो वो भी जॉब में थे, मुझे लगता था ठीक कुछ निकला होगा। लेकिन कैसे ग्रामीण व्यक्ति के लिए डिप्टी कलेक्टर की नौकरी निकलने का मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम था। इनफैक्ट जब वो पीसीएस का फॉर्म भरा जा रहा था मेंस वाला, तो चूँकि गांव देहात का पहले हम लोगों के समय में तो वो क्या आजकल जो एक नया चला है EWS सर्टिफिकेट भी नहीं बनता था। तो तहसील से, थाने से थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाले लोग या हम लोग आमतौर दूर दूर रहे, तो बहुत मालूम नहीं होता था होता क्या है। जिस समय मुझे मेंस का फॉर्म भरना था उसमें पद की सूची होती है, तो उसको भर रहे थे कुछ दोस्तों के साथ बैठकर। तो मैंने कहा यार एसडीएम करता क्या है, मतलब ठीक है डिप्टी एसपी तो मालूम है, आरटीओ भी हमको रोड पे खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों ने कहा नहीं एसडीएम ही पहले नंबर पे डालो। तो ये भी दोस्तों की सलाह थी, एसडीएम नंबर 1 पर डाला था इसमें। आईएएस तो जानते थे, दुनिया जानती है, लेकिन पीसीएस में जो एसडीएम डिप्टी एसपी है मुझे वास्तव में कन्फ्यूजन था कि मैंने इन लोगों को कहने पर सही डाल तो, लेकिन एसडीएम करता क्या होगा। तो आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम। तो ये जब आए वहाँ पर जो है, जो हमारा एसडीएम वाला डिप्टी कलेक्टर वाला जब परिणाम आया, तो मैं बाहर निकला, मुझे एक दोस्त था उसका फ़ोन आया कि भाई टीवी पर नाम चल रहा है आपकी 3rd रैंक आई है। मैं अयोध्या में था उस समय। मैंने तुरंत सबसे पहले तो चेक किया कि मैं ही हूँ कि कोई और है। एक नाम के 2 लोग बाद में उपहास हुए, तो देखा नहीं मैं ही हूँ, मेरा ही है। तो मैं बाहर निकला, मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी उस समय। तो बाहर निकला, माता जी घर के सामने वाले चबूतरे पर कुछ और मोहल्ले की महिलाएं थी, उनसे बैठकर बातचीत कर रही थी। तो मेरी माँ भी जो है उनको बातचीत करने का बड़ा शौक है, आज भी कुछ कहानी कविता बैठती हैं तो कुछ ना बताती रहती। तो मैंने उनको टोका बीच में, मैंने कहा मम्मी मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया, रिजल्ट आया है। तो चूंकि उनकी वार्ता का क्रम टूटा था, उन्होंने बहुत नाराज सा होकर ऐसे देखा, कहा जब कुछ बड़े बन जाना तो बताना, बहुत रिजल्ट आवा करा था, यही उनकी भाषा थी। तो मैं मुस्कुराया, फिर मैं वहाँ से बाइक लेकर निकल गया। तो अपने दोस्तों को बताया, फिर उन्होंने कुछ चाय पानी किया। फिर चूँकि सामाजिक थे अयोध्या में भी, तो वहाँ के जो अखबार वाले थे आज भी उनके फ़ोन आते हैं, जिन्होंने उस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था तब इंटरव्यू किया था। तो उनसे बातचीत हुई, उनसे बातचीत हुई, फिर सब कुछ हुआ। रात में देर से घर पहुँचा, तो मम्मी नाराज़ थी, इनको दरवाज़ा खोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि खाना रख दिया, खाना ले खा लेना, नहीं देंगे रात में खाना। हमने भी कहा ठीक है, गए सो गए। सुबह देर से नींद खुलकर उठा, थोड़ा 8-9 बज गया था, तो रात में देर हुई थी। और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उस समय पड़ोसी लोग आ चुके थे। उन्होंने मम्मी को बताया था डिप्टी कलेक्टर होता क्या है, क्योंकि माँ को भी नहीं मालूम था। उन्होंने कहा आपका लड़का बहुत बड़ा अफसर बन गया, क्या हो गया। मुझे भी नहीं एहसास था, मतलब मुझे उसने लगा कि ये पीसीएस का रिजल्ट तो बाकी सारे रिजल्ट से ज़्यादा अच्छा था इसका मतलब। और अखबार में फ़ोटो छपी थी, पहले पेज पर फ़ोटो थी, उसको देखकर माता जी बिल्कुल रोने लगी। मतलब पहले रिजल्ट पर वो रोई होंगी, गले से लग गई कि आज तुम्हारे पापा होते तो कितना अच्छा लगता। तो वो उस समय का जो मतलब मुझे वास्तव में लगा कि अब मैं कुछ बन गया हूँ। उससे पहले रात तक मैं रिजल्ट पर खुश हो रहा था, सब कुछ था, बट क्या बन गया हूँ नहीं मालूम था। क्योंकि आप लेखक भी हैं, सनातन कुंभ है, या फिर मैंने अनुभव से सीखा, ये आपकी बहुत बेहतरीन किताबों में है। मैंने अनुभव से सीखा, अब तक की लाइफ में क्या सीखा? संयोग से उसी से सबने सीखा है। जो मेरी 3 कविताएं प्रकाशित हैं उसमें मैंने अनुभव से सीखा है, पहली कविता थी, और उसको प्रकाशित करते समय मैं बहुत संकोच में था, क्योंकि पहला भी था और दूसरा मुझे लगता था कि इतनी सारी कविता की किताबें हैं। कुछ एक हमारी ही सेवा के वित्त सेवा के अधिकारी हैं मनीष शुक्ला सर, लखनऊ में रहते हैं, बच्चे शायर। तो ये उनके प्रोत्साहन का परिणाम था, उन्होंने धक्का देकर कहा नहीं अच्छी चीज़ है निकालो, तो ये कविता की पुस्तक आ सकी। और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय भी अगर ऑनलाइन में चेक करूँगा तो मुझे तीनों किताबों में सबसे बड़ा जो सबसे अच्छी सेल्स रैंक पे यही चल रही होती है। तो मुझे लगता है यार ये क्या निकल गया, जो मुझे लगता था हल्का है, उतनी मेहनत करके नहीं लिखी गई है। ये 13-14 वर्ष की पूरी यात्रा थी कि जीवन में जब भी कुछ महत्वपूर्ण हुआ, जैसे जो संघर्ष का समय था, जब मैं छात्र नेता बनने का प्रयास कर रहा था, इस समय उसमें की अभिव्यक्तियाँ भी हैं। जिस समय मैंने परीक्षा देना प्रारंभ किया, परीक्षाओं में सफलता का क्रम रहा, उसकी भी अभिव्यक्तियाँ हैं। और संयोग से ये नौकरी ज्वाइन करने के बाद, ऐसे पहले कुछ और नौकरियों में रहा, नौकरी में आने के बाद जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, जिस तरह से सत्ता के परिवर्तन पर देखते हैं कि स्वरूप बदल रहा है, लोगों की धारणाएं बदल रही हैं, लोगों के रूप बदल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं अंकित की गई हैं। और उसके बाद जो नौकरी का एक लगभग 2 दशक जब पूरा हो गया प्रारंभ वाला, तो ये लगा अब इसको बंद कर देना चाहिए। और वहीं पर उस समय मनीष से मैं ट्रेनिंग अकेडमी में पोस्टिंग थी मेरी, उन्होंने कहा इसको निकाल दो, अब कुछ और लिखना। तो मैंने अनुभव से सीखा है का जो एक बड़ी कविता थी, 104 पृष्ठ की ये पुस्तक है, और उसमें एक ही कविता है जिसके विभिन्न छंद हैं। तो यह अनुभव से सीखा है, वास्तव में हृदय के निकट है। और मुझे लगता है कि जिन्हें ज़िंदगी सिखाती है, अनुभव से सिखाती है, विशेष रूप से वह लोग जिनका कोई गॉडफादर ना हो।
हम आप जैसे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से या मध्यम वर्गीय मध्य वर्ग परिवारों से निकल कर आते हैं, हम गलतियां करते हैं, सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अपने आप को भी ठीक करते हैं, आगे को बताने का प्रयास भी करते हैं। तो यह उन्हीं की अभिव्यक्ति मैंने अनुभव से सीखा है कविता में, एक कविता के रूप में। कोविड में भी देखा कि आपने बहुत कुशल निर्देशन में आपने काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, आपके कामों की तारीफ हुई। अभी प्रयागराज महाकुंभ में भी जब लोग करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु आए तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरा उसका मैनेजमेंट किया। कितना सुकून मिलता है इन सब कामों को करने के बाद? अच्छा, एक जीवन की मुझे लगता है कई अलग अलग अवस्था होती है। जब हम प्राचीन या अपने उसमें अतीत में जाते हैं, तो मैंने कहा ना ऐसा हुआ, फिर मुझे लगा, फिर माता जी कलेजे से लग गई। आज अब मुझे लगभग 1.5 वर्ष हो गया है यहाँ भगवान विश्वनाथ के दरबार में बैठे हुए। तो अब जब मुझसे कोई पूछता है कि आपने यह किया या आपने ये करना चाहिए था, तो भाव यह होते हैं कि सच पूछिए तो क्या वास्तव में मैंने किया था? मतलब जो बड़ा गूढ़ प्रश्न है यहाँ, मैं का मतलब हो गया कि अगर आप इस देह के बारे में सोच रहे हो, उस मस्तिष्क के बारे में सोच रहे हो, उस चेहरे के रूप में सोच रहे हो जिसके रूप में आप जानते हैं मैं विश्वभूषण हूँ, जिस रूप में आप जानते हैं यहाँ पर यह अधिकारी है, परंतु हम सबके भीतर वही प्राण शक्ति होती है। और मुझे लगता है कि महादेव ही करते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा प्रबंधन, करोड़ों लोग आकर गए। जिस समय कुंभ का पलट प्रवास चल रहा था, श्री काशी विश्वनाथ धाम में लगभग 3 करोड़ लोग हो गए। सभी के दर्शन हुए, सभी वापस गए यहाँ से, और ये पूरी तरह से अनटूवर्ड इंसिडेंट फ्री रहा। कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें हम कह सकते हो कि अवांछनीय थी, अथवा इसमें व्यक्ति को कष्ट हुआ हो, किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो।